नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार ऑनलाइन स्टडी गंगा चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज एक बार फिर मैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक सीरीज लेकर के फिर से उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, इसके पहले हमने जो है 2 सीरीज मानव भूगोल के बहुविकल्पीय प्रश्नों की दिया था और ये तीसरी सीरीज है। तीसरी सीरीज लाने में थोड़ा सा लेट हो गया आपको और ये थोड़ी देरी से आई, लेकिन इसके बाद आपको नियमित वीडियो जो है वह मिलती रहेंगी। तो आज हमारे जो है मानव भूगोल की बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरी का जो तीसरा पार्ट है उसे लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। मित्रों, इसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छे प्रश्नों का समावेश किया है और उसे रखने का प्रयास किया है। मित्रों, ये सारे जो प्रश्न हैं ये खास करके जो है प्रतियोगी परीक्षाओं और इस बार जो है पूर्वांचल विश्वविद्यालय की जो बहुविकल्पी प्रश्न जो कराने जा रही है बीए प्रथम वर्ष का बहुविकल्पी प्रश्न उनकी बीए के उन बच्चों के लिए भी ये विशेषकर उपयोगी है। इसके अलावा जिन भी यूनिवर्सिटियों में या जिन भी विश्वविद्यालयों में बहुविकल्पी प्रश्नों उत्तरी मतलब बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से परीक्षाएं जो है हो रही हैं क्लास 1 भूगोल की, उनके लिए भी ये काफ़ी विशेष उपयोगी होगा। तो ये सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारी ये सीरीज है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की सीरीज का पहला प्रश्न। तो आज की सीरीज का हमारा पहला प्रश्न है कि मानव समान जीव के प्रस्तरीय अवशेष भारत में शिवालिक पहाड़ियों से प्राप्त हुए हैं, इन्हें किस नाम से संबोधित किया गया है? मानव समान जीव के प्रस्तरीय अवशेष भारत में शिवालिक पहाड़ियों से प्राप्त हुए हैं, इन्हें किस नाम से संबोधित किया गया है? तो रामाफिथेकस, पैराफिथेकस, कीनियाफिथेकस या ऑस्ट्रेलोफिथेकस। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है नंबर 1 रामाफिथेकस। मानव समान जीव की जो प्रस्तरीय अवशेष भारत में शिवालिक पहाड़ियों से प्राप्त हुए हैं उन्हें जो है वह रामाफिथेकस नाम से संबोधित किया गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, चीन में होमो इरेक्टस को किस नाम से पुकारा जाता है? चीन में होमो इरेक्टस को किस नाम से पुकारा जाता है? पिथेकेंथ्रोपस, सिनएंथ्रोपस, एटलांथ्रोपस या ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस। तो चीन में होमो इरेक्टस को कहा जाता है सिनएंथ्रोपस। सिनएंथ्रोपस कहा जाता है। चीन में होमो इरेक्टस को सिनएंथ्रोपस नाम से पुकारा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 2 है वह सही है। तीसरा प्रश्न है हमारा, होमो इरेक्टस वंश के अवशेष सर्वप्रथम जावा में निम्नांकित में से किस स्थान पर प्राप्त हुए थे? तो होमो इरेक्टस वंश के मानव के अवशेष सर्वप्रथम जावा में निम्नांकित में से किस स्थान पर प्राप्त हुए थे? ट्रिनिल पर प्राप्त हुए थे या ट्रांसवाल पर प्राप्त हुए थे या चाओकोटिन में प्राप्त हुए थे या टर्निफाइन में प्राप्त हुए थे? तो इसका सही आंसर है ट्रिनिल। ट्रिनिल नामक स्थान पर जो है सर्वप्रथम जावा मानव के अवशेष पाए गए थे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 4। चौथा प्रश्न है कि निम्न में होमोसेपियंस मानव नहीं है वह है? निम्न में से होमोसेपियंस मानव नहीं है वह कौन है? ग्रिमाल्डी मानव, क्रोमैग्नन मानव, रोडेशियाई मानव या पिथेकेंथ्रोपस मानव। तो इसका सही आंसर है पिथेकेंथ्रोपस मानव। पिथेकेंथ्रोपस मानव जो है वह होमोसेपियंस मानव नहीं है, वो होमोसेपियंस से पहले का है। जबकि ग्रिमाल्डी मानव, क्रोमैग्नन मानव और रोडेशियाई मानव जो है ये होमोसेपियंस मानव हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मेधावी मानव अथवा होमोसेपियंस की उत्पत्ति निम्न में से किस युग में हुई? मेधावी मानव अथवा होमोसेपियंस की उत्पत्ति निम्न में से किस युग में हुई? प्लायोसीन युग में, ओलिगोसीन युग में, प्लीस्टोसीन युग में या मायोसीन युग में? तो मेधावी मानव अथवा होमोसेपियंस की उत्पत्ति किस युग में हुई है? इसका सही आंसर है प्लायोसीन युग, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही है प्लायोसीन युग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। ट्रांसवाल स्थित है। ट्रांसवाल स्थित है, कहाँ स्थित है? चीन में है, ओलिगोसीन में है, प्लीस्टोसीन में है या मायोसीन में है? इसका सही आंसर है ट्रांसवाल जो है। दोस्तों, ये हमारा जो प्रश्न है इसका आंसर जो चारों विकल्प हैं वो पूर्ण रूप से गलत हैं।
ये विकल्प चारों जो है मिसप्रिंट हो चुके हैं। तो मित्रों इसका जो सही आंसर है वह दक्षिण अफ्रीका, ट्रांसवाल जो है यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ये ऑप्शन चारों गलत हो गए हैं, तो इसका सही आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, ट्रांसवाल जो है वह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। प्रश्न नंबर 7 है, दक्षिण अफ्रीका के टांग स्थान से बालक की खोपड़ी के ऊपरी भाग की खोज की थी, किसने की थी? दक्षिण अफ्रीका के टांग नामक स्थान से बालक की खोपड़ी के ऊपरी भाग की खोज की थी, किसने की थी? चार्ल्स लायल ने, रेमंड डार्ट ने, हेकल ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी सही आंसर है दोस्तों रेमंड डार्ट। रेमंड डार्ट ने ही दक्षिण अफ्रीका के टांग नामक स्थान से सबसे पहले बालक की खोपड़ी की ऊपरी भाग की खोज की थी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। अर्नेस्ट हेकल ने किस मानव अवशेष को मानव और बंदर के मध्य की कड़ी माना और उसे बाड़ी रहित वानर मानव के नाम से भी पुकारा? अर्नेस्ट हेकल ने किस मानव अवशेष को मानव और बंदर के मध्य की कड़ी माना और उसे बाड़ी रहित वानर मानव के नाम से भी पुकारा? पीकिंग मानव को, जावा मानव को, हेडलबर्ग मानव को, या होमो इरेक्टस मानव को? दोस्तों इसका सही आंसर है जावा मानव। जावा मानव को अर्नेस्ट हेकल ने कहा कि यह बंदर के और मानव और बंदर के मध्य की कड़ी माना उसके अवशेषों को और इसे बाड़ी रहित वानर मानव माना। हमारा अगला प्रश्न है, अभिनूतन काल निम्न में से किस कल्प से संबंधित है? अभिनूतन काल निम्न में से किस कल्प से संबंधित है? प्रथम कल्प से, द्वितीय कल्प से, चतुर्थ कल्प से, या पंचम कल्प से? तो मित्रों इसका सही आंसर है चतुर्थ कल्प। चतुर्थ कल्प से अभिनूतन काल जो है वह चतुर्थ कल्प से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, अभिनूतन काल निम्नांकित में से जो मानव का जन्म स्थान नहीं था? अभिनूतन काल में निम्नांकित में से जो मानव का जन्म स्थान नहीं था वह कौन सा ऐसा स्थान है? भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिणी पूर्वी एशिया एवं इंडोनेशिया, उत्तरी अमेरिका, और पूर्वी चीन? तो इसका सही आंसर जो है वह है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका जो है ये मानव जन्म का स्थान नहीं रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है कि अभिनूतन काल में उत्तरी पूर्वी एशिया से उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की ओर मानव का प्रसार हुआ। अभिनूतन काल में उत्तरी पूर्वी एशिया से उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की ओर मानव का प्रसार हुआ। किसके माध्यम से, किस रास्ते से हुआ? बेरिंग जलडमरू मध्य से होकर हुआ, नील घाटी से होकर के हुआ, सुंडा जलडमरू मध्य से होकर हुआ, या उपरोक्त सभी से होकर के हुआ? तो इसका सही आंसर है बेरिंग जलडमरू मध्य से होकर के। एशिया और हमारे एशिया की पूर्वी भाग और उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग के मध्य जो जल संधि है उसे बेरिंग जलडमरू मध्य के नाम से जाना जाता है, और इसी बेरिंग जलडमरू मध्य से होकर के जो उत्तरी पूर्वी एशिया से उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की ओर जो है मानव का प्रसार हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अभिनूतन काल में मानव जाति के बसाव क्षेत्र विकसित हुए। अभिनूतन काल में मानव जाति के बसाव क्षेत्र विकसित हुए अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में, कठोर जलवायु वाले क्षेत्र में, सुरक्षित स्थानों वाले क्षेत्र में, या भोजन की प्राप्ति वाले क्षेत्र में? तो प्रश्न नंबर 13 का विकल्प पहला सही है, अनुकूल जलवायु। मानव पहले वहीं बसता है जहां उसको रहने की अच्छी सुविधा मिलती हो, जल की उपलब्धता हो, मिट्टी समतल हो, उपजाऊ हो, सुरक्षा हो, ऐसे स्थान पर मानव निवास करने का प्रयास करता है। तो अभिनूतन काल में जो मानव जाति के बसाव क्षेत्र हुए थे, बसाव वाले जो क्षेत्र हुए थे वह ज़्यादातर अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्र थे। वह कठोर जलवायु वाले क्षेत्र में नहीं जाएगा, सिर्फ भोजन की प्राप्ति वाले क्षेत्र में ही नहीं जाएगा, वह ऐसे क्षेत्र में जाएगा जहाँ तापमान भी अच्छा हो, अच्छा जलवायु हो, बहुत ज़्यादा धूप ना होती हो, खाने पीने की चीज़ें भी उपलब्ध हों, वह ऐसे क्षेत्रों में जाकर के निवास करेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। अभिनव काल में मानव प्रवसन हुआ, भोजन प्राप्ति के लिए हुआ, आखेट की सुविधा के लिए हुआ, या सुरक्षा प्राप्ति के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए हुआ? तो अभिनव काल में मानव प्रवसन हुआ, किसके लिए हुआ? उपरोक्त सभी के लिए हुआ। भोजन के लिए भी हुआ, आखेट की सुविधा के लिए भी हुआ, सुरक्षा प्राप्ति के लिए भी हुआ, और उपरोक्त सभी यानी
मानव जो है कहीं क्यों एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता है, या भोजन के लिए जाएगा, खेत करने के लिए जाएगा, अपनी सुरक्षा के लिए जाता है, तो उपरोक्त साबित हुआ। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 15। प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी प्रजाति विश्व की सबसे शुद्ध प्रजाति मानी जाती है। निम्न में से कौन सी प्रजाति विश्व की सबसे शुद्ध प्रजाति मानी जाती है, यानी प्रजातीय मिश्रण से रहित मानी जाती। निग्रो, काकेसाइड, भूमध्य सागरी या मंगोलायड। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 निग्रो। निग्रो प्रजाति जो है विश्व की सबसे शुद्ध प्रजाति मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रजाति के बाल ऊन जैसे होते हैं। निम्न में से किस प्रजाति के बाल ऊन जैसे होते हैं। काकेसाइड प्रजाति के, निग्रोइड प्रजाति के, मंगोलायड प्रजाति के या ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की। तो इसका सही आंसर है निग्रोइड। तो निग्रोइड के जो बाल होते हैं वह ऊन जैसे होते हैं, और जो निग्रो प्रजाति होती है वह दुनिया की सबसे शुद्ध प्रजाति मानी जाती है, और जो निग्रोइड प्रजाति है उसके बाल जो है वह ऊन जैसे होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मानव प्रजातियों के सर्वप्रथम वर्गीकरण का श्रेय निम्न में से किसको है। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का श्रेय निम्न में से किसको है। लिनायस को है, हाइडन को है, वर्नियर को है या हक्सले को है। तो इसका सही आंसर है वर्नियर। वर्नियर को जो है मानव प्रजातियों के सर्वप्रथम वर्गीकरण का श्रेय माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है ल्यूकोडर्मी शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। ल्यूकोडर्मी शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। श्वेत त्वचा या गौरवर्ण, पीली त्वचा या पीत वर्ण, घुघराले बाल वाली प्रजाति या श्याम त्वचा या काला वर्ण। तो ल्यूकोडर्मी शब्द किसके लिए प्रयोग होता है। श्वेत त्वचा या गौरवर्ण के लिए, पीली त्वचा या पीत वर्ण के लिए, घुघराले बालों के वाली प्रजाति के लिए या श्याम त्वचा वाले वर्ण प्रजाति के लिए। तो इसका सही शब्द है श्वेत त्वचा एवं गौरवर्ण, यानी इसका पहला ऑप्शन सही है। श्वेत त्वचा या गौरवर्ण की प्रजातियों के लिए ल्यूकोडर्मी शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर है हमारा 19 क्या कहता है मंगोलायड प्रजाति की सबसे मुख्य विशेषता कौन सी है जो उसे अन्य प्रजातियों से अलग करती है। तो कौन सी है। मुड़ी हुई तिरछी, चमड़ी का रंग, घुघराले बाल, लंबी तथा सीधी नाक। तो मंगोलायड प्रजाति की सबसे मुख्य विशेषता कौन सी है जो उसे अन्य प्रजाति से अलग करती है। मुड़ी हुई तिरछी आंखें हैं, चमड़ी का रंग है, घुघराले बाल हैं या लंबी तथा सीधी नाक है। तो इसका सही आंसर है मुड़ी हुई तिरछी आंखें। मुड़ी हुई तिरछी आंखें मंगोलायड प्रजाति की सबसे मुख्य विशेषता मानी जाती है। अगला है प्रश्न नंबर 20 ग्रिफिथ टेलर महोदय ने मानव प्रजातियों को कितने वर्गों में रखा। ग्रिफिथ टेलर महोदय ने मानव प्रजातियों को कितने वर्गों में रखा है। 4 में रखा, 3 में रखा है, 7 में रखा है कि 6 में रखा है। तो इसका सही आंसर है 7। ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजातियों को जो है वह 7 वर्गों में रखा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है कि प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार है। प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार है। क्या आधार है। शारीरिक लक्षण है, मानसिक लक्षण है, सामाजिक लक्षण है या उपर्युक्त शब्द। तो मानव प्रजातियों के जो वर्गीकरण है उनका आधार क्या है। तो शारीरिक लक्षण भी उनका जो है सबसे ज़्यादा आधार माना जाता है। सामाजिक लक्षण माने नहीं जाते, मानसिक लक्षण माने नहीं जाते हैं। तो शारीरिक लक्षणों के आधार पर गोरी है कि काली है, बाल घुंघराले हैं, कैसे हैं, नाक की बनावट कैसी है, आँख की बनावट कैसी है, होठों की बनावट कैसी है, भौहों की बनावट कैसी है, ललाट कैसा है। तो शारीरिक लक्षणों के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है। अगला प्रश्न है मानव प्रजातियों में विभिन्नता उत्पन्न करने वाला कारक है। मानव प्रजातियों में विभिन्नता उत्पन्न करने वाला कारक है। कौन सा कारक है। जलवायु परिवर्तन है, अंतःग्रंथी स्राव है, जैविक परिवर्तन है या उपर्युक्त सभी। तो मानव प्रजातियों में जो विभिन्नता लाने का कार्य करता है वह जलवायु परिवर्तन से भी मानव प्रजाति में विभिन्नता आती है। अंतःस्रावी अंतःग्रंथियाँ जो होती हैं वह भी परिवर्तन करती हैं।
जैविक परिवर्तन भी होते हैं, यानी इसमें चारों ऑप्शन जो है वह सही है, यानी प्रश्न नंबर 22 का चारों ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है कि सेमोएड्स निम्नलिखित में से किस प्रजाति के हैं? सेमोएड्स निम्नलिखित में से किस प्रजाति के हैं? काकेसाइड के हैं, निग्रोइड के हैं, मंगोलाइड के हैं, या इनमें से किसी के नहीं है? तो जो सोमेट्स है, जो प्रजाति है, वह मंगोलाइड प्रजाति का ही एक भाग है। सेमोइड्स प्रजाति जो है वह मंगोलाइड प्रजाति का ही एक भाग है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 कहता है कि यस सी हैडन ने मानव प्रजाति का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर किया है? यस सी हैडन ने कहा कि मानव प्रजाति का वर्गीकरण निम्न में से किस आधार पर किया है? रंग, बालों की विशेषता, लंबाई, रंग एवं लंबाई। तो ए.सी. हैडन ने मानव प्रजाति का जो वर्गीकरण किया है, उन्होंने उसमें बालों की विशेषता को विशेष ध्यान दिया है। अगला है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मनुष्य की त्वचा का रंग होता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मानव की त्वचा का रंग होता है काला से श्वेत, श्वेत से काला, श्वेत से पीत, या पीत से श्वेत। तो इसका सही आंसर है काले से श्वेत। विषुवत रेखा से जब व्यक्ति ध्रुवों की ओर जाएगा तो उसे धूप की कम मिलेगी, सर्दी बढ़ती जाती है, इससे मनुष्य का जो काला रंग होता है वह धीरे धीरे श्वेत में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर हमारा 26 क्या कह रहा है कि ग्रिफिथ टेलर ने प्रारंभ की 5 मानव प्रजातियों का उत्पत्ति स्थल माना है। ग्रिफिथ टेलर ने प्रारंभ की 5 मानव प्रजातियों का उत्पत्ति स्थल माना है। तो प्रथम 5 प्रजातियों का उत्पत्ति स्थल उसने किसको माना है? मध्य एशिया को, मध्य यूरोप को, भारतीय उपमहाद्वीप को, या अफ्रीका को? तो इसका सही आंसर है मध्य एशिया को। ग्रिफिथ टेलर ने प्रारंभ की मानव की जो 5 प्रजातियां का उत्पत्ति स्थल माना है, उन्होंने उसे मध्य एशिया को माना है। प्रश्न नंबर 27 है ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रस्तुत मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार है। ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रस्तुत मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार है। कौन सा आधार है? नाक की बनावट है, आँखों का रंग है, त्वचा का रंग है, या बालों की बनावट और खोपड़ी का सूचकांक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जो है बालों की बनावट और खोपड़ी का सूचकांक। ग्रिफिथ टेलर जो है ना, उन्होंने बालों की बनावट और मस्तिष्क धारिता, ब्रेन कैपेसिटी के आधार पर जो है मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। त्वचा के रंग के आधार पर विश्व की प्रजातियों को कितने विभागों में विभाजित कर सकते हैं? तो त्वचा के रंग के आधार पर विश्व की प्रजातियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3, 4, 7 या 6? तो इसका सही आंसर है 3। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। निम्न में से जो प्रजाति काकेसाइड वर्ग में सम्मिलित नहीं है, निम्न में से जो प्रजाति काकेसाइड वर्ग में सम्मिलित नहीं है वह कौन सी है? नार्डिक है, अल्पाइन है, भूमध्य सागरीय है, या मेलेनेशियन है? तो इसका सही आंसर है मेलेनेशियन। मेलेनेशियन जो है वह काकेसाइड वर्ग में सम्मिलित नहीं है। अब हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि जातियों प्रश्न नंबर 3 कहता है कि जातियों के विकास का प्रवाह सिद्धांत किसने दिया? जातियों के विकास का प्रवाह सिद्धांत किसने दिया है? ग्रिफिथ टेलर ने दिया, हॉवेल ने दिया, एलियट स्मिथ ने दिया, या वॉयचर ने दिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ग्रिफिथ टेलर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 क्या कहता है कि निम्न में से किस प्रजाति की श्वेत प्रजाति कहा जाता है? निम्न में से किस प्रजाति को श्वेत प्रजाति कहा जाता है? मंगोलाइड को, मेलेनेशियन को, एनू को, या काकेसाइड को? तो इसका सही आंसर है काकेसाइड। काकेसाइड को जो है श्वेत प्रजाति कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। भारत की प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाले विद्वानों में से कौन सा एक नाम गलत है? भारत की प्रजातियों का वर्गीकरण करने वाले विद्वानों में से कौन सा एक नाम गलत है? हर्बर्ट रीजले हैं,
बीएस गुहा हैं, ग्रिफिथ टेलर हैं या गियोफ्रिड हैं? तो इसका सही आंसर है ग्रिफिथ टेलर। भारत की प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत करने में कौन सा एक नाम गलत है? तो वह है ग्रिफिथ टेलर। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका तीसरा सही है। अगला है, हर्बर्ट रिजले ने भारत की प्रजातियों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा आधार नहीं माना? हर्बर्ट रिजले ने भारत की प्रजातियों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा आधार नहीं माना? कद को, कपाल सूचकांक को, नासिका सूचकांक को या मुखाकृति को? इसका सही आंसर है मुखाकृति। मुखाकृति जो है हर्बर्ट रिजले ने प्रमुखता दी कि इससे मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का हो सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 कहता है कि हट्टन ने भारतीय प्रजातियों के वर्गीकरण में अंडमान निकोबार द्वीप में निम्न में से कौन सी प्रजाति बताई है? निग्रिटो बताई है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड बताई है, नारगिर बताई है या मंगोलाइड बताई है? तो इसका सही आंसर है निग्रिटो। निग्रिटो। हट्टन ने भारतीय प्रजातियों के वर्गीकरण में अंडमान निकोबार द्वीप में निम्न में से किस कौन सी प्रजाति बताई? तो वह है निग्रिटो। अगला है बीएस गुहा। बीएस गुहा द्वारा भारतीय प्रजातियों के वर्गीकरण में उत्तर प्रदेश, पंजाब, कश्मीर, राजस्थान में कौन सी प्रजाति को माना जाता है? भारतीय प्रजातियों के वर्गीकरण में उत्तर प्रदेश, पंजाब, कश्मीर, राजस्थान में कौन सी प्रजाति को माना जाता है? मंगोलाइड को, एल्पोनाइड को, डिनारी को या भूमध्य सागरी को? तो भूमध्य सागरी को माना जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 36। दक्षिण भारत के तेलुगु और तमिल ब्राह्मणों को बीएस गुहा ने किस प्रजाति का बताया है? दक्षिण भारत के तेलुगु और तमिल ब्राह्मणों को बीएस गुहा ने किस प्रजाति का बताया? दक्षिण भारत के तेलुगु और तमिल ब्राह्मणों को बीएस गुहा ने किस प्रजाति का बताया है? प्राचीन भूमध्य सागरी बताया, सीमेटिक बताया है, मंगोलाइड बताया है या डिनारिक बताया है? तो किसका बताया है उन्होंने? प्राचीन भूमध्य सागरी। बीएस गुहा ने जो है तेलुगु और तमिल ब्राह्मणों को प्राचीन भूमध्य सागरी बताया। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। नृजातीय धार्मिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म सम्मिलित है? नृजातीय धार्मिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म सम्मिलित है? हिंदू धर्म है, शिंटो धर्म है, यहूदी धर्म है या उपरोक्त तीनों? इसका सही आंसर है उपरोक्त तीनों। तो नृजातीय धार्मिक तंत्र में जो है निम्नलिखित में से सभी धर्म शामिल होते हैं, हिंदू भी, शिंटो भी, यहूदी भी या उपरोक्त तीनों। प्रश्न नंबर है 38 क्या कहता है कि सार्वभौम धार्मिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म सम्मिलित है? सार्वभौम धार्मिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म सम्मिलित है? नंबर 1 बौद्ध, नंबर 2 जैन धर्म, नंबर 3 हिंदू और नंबर 4 सिख धर्म। तो सार्वभौम धार्मिक तंत्र में जो है कौन सा धर्म सम्मिलित है? तो वह है आपका बौद्ध धर्म। अगला है ईसाई धर्म निम्नलिखित में से किस धार्मिक तंत्र में सम्मिलित है? ईसाई धर्म निम्नलिखित में से किस धार्मिक तंत्र में सम्मिलित है? निर्जातीय में है, सार्वभौम में है, खंडीय में है या इनमें से किसी में से नहीं है? तो इसका सही आंसर है दूसरा सार्वभौम। अगला है विश्व में किस धर्म के अनुयायी सर्वाधिक हैं? विश्व में किस धर्म के अनुयायी जो हैं वह किस धर्म को मानने वाले ज़्यादा पाए जाते हैं? तो हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में, ईसाई धर्म में या मुस्लिम धर्म में? तो इसका सही आंसर है ईसाई धर्म। विश्व में किस धर्म को मानने वाले सबसे ज़्यादा हैं? तो वह है ईसाई धर्म। अगला है एशिया में किस धर्म को मानने वालों की संख्या सर्वाधिक है? हिंदू धर्म की, बौद्ध धर्म की, ईसाई धर्म की या मुस्लिम धर्म की? तो इसका सही आंसर है एशिया में सबसे ज़्यादा जो है मानने वाले धार्मिक लोग हैं वह इस्लाम धर्म को मानते हैं। अगला है विश्व में हिंदू धर्म के मानने वाले कितने देशों में निवास करते हैं? प्रश्न नंबर 42 कि विश्व में हिंदू धर्म को मानने वाले कितने देशों में निवास करते हैं? तो उसका सही आंसर है 106, 107, 114 या 144। इसका सही आंसर है 114। अगला है विश्व में इस्लाम धर्म के मानने वाले। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है ये 2 बार हो गया है, तो आप एक ही बार जानिए।
ये प्रश्न जो है ये 2 बार हो गया है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 44 पे। 42 के बाद 43 होना चाहिए था, तो ये 44 हो गया। अगला है, विश्व में इस्लाम धर्म के मानने वाले कितने देशों में निवास करते थे? 232 में, 235 में, 238 में या 221 में? इसका सही आंसर है 200। विश्व में ईसाई धर्म को मानने वाले जो है, विश्व में जो है ईसाई धर्म को मानने वाले कितने देशों में निवास करते हैं? इसका सही आंसर होता है 238। 238 देशों में लगभग ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। अगला है, विश्व में सिख धर्म को मानने वाले कितने देशों में रहते हैं? विश्व में सिख धर्म को मानने वाले कितने देशों में रहते हैं? 8 में, 11 में, 23 में या 34 में? तो इसका सही आंसर है 34 में रहते हैं। अगला है, विश्व में जैन धर्मावलंबी कितने देशों में फैले हैं? 2, 8, 11, 13। तो 5, 8, 11 और 13। विश्व में जैन धर्मावलंबी कितने देशों में फैले हैं? 5 में है, 8 में है, 11 में है या 13 में है? तो इसका सही आंसर है 11। जैन धर्मावलंबी विश्व में लगभग 11 जो है देशों में फैले हुए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। द थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पुस्तक किसकी है? उर्सुला हिक्स की, प्रोफेसर शुम्पीटर की, डॉक्टर ब्रैड सिंह की या प्रोफेसर रोस्टोव की? तो इसका सही आंसर है प्रोफेसर शुम्पीटर। द थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो पुस्तक है वह लिखा था जो है प्रोफेसर शुम्पीटर ने। हमारा अगला प्रश्न है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पुस्तक रचना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पुस्तक रचना है किसकी है? प्रोफेसर कोलिन क्लार्क की है, प्रोफेसर रोस्टोव की है, डॉक्टर ब्राइट सिंह की है या इनमें से किसी की नहीं है? तो ये प्रश्न, एक जो किताब है वह डॉक्टर ब्राइट सिंह की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगला है, प्रोफेसर रोस्टोव ने आर्थिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? प्रोफेसर रोस्टोव ने आर्थिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 2 बताई हैं, 8 बताई हैं, 6 बताई हैं या 5 बताई हैं? तो प्रोफेसर रोस्टोव ने जो है आर्थिक विकास की कुल जो है 5 अवस्थाएं बताई। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 50। तो इस सीरीज का यह लास्ट प्रश्न है। प्रोफेसर कोलिन क्लार्क ने आर्थिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? रोस्टोव ने कुल 5 बताई थी, कोलिन क्लार्क ने कुल 3 बताई हैं। तो प्रोफेसर कोलिन क्लार्क ने आर्थिक विकास की कुल 3 अवस्थाएं बताई। तो दोस्तों, यह था आज के कुल 50 प्रश्नों की सीरीज, और इसी तरह के हम फिर लेकर के आपके सामने हाजिर हो गए। अगर ये आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए